आज वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर ने ये वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका विषय है प्रादेशिक रंगमंच, प्रदेश में होने वाला रंगमंच। और इसके लिए आज हमारे साथ भारत के कुछ नामचीन रंगमंच कलाकार इस पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, सतीश सालुके जी, जो महाराष्ट्र से हैं और जो कई वर्षों से रंगमंच कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने रंगमंच को बहुत अच्छे से जोड़ा है और इसके लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा हमारे साथ है विजय नायक जी, जो गोवा से हैं और लगातार कई सालों से रंगमंच कर रहे हैं और कई सालों से हम बीकानेर उत्सव में उनके नाटकों को देख रहे हैं। इसके अलावा भी वो देश भर में जितने फेस्टिवल आयोजित होते हैं उनमें उनकी भागीदारी होती ही है। और हमारे साथ तीसरे बड़े दिग्गज हमारे राजस्थान से ही श्री ईश्वर दत्त जी माथुर हैं, जो लोक कलाओं से लोक गायन, लोक नृत्य और राजस्थान के रंगमंच की जड़ों से जुड़े हुए हैं। मतलब राजस्थान में अगर रंगमंच की बात की जाए तो उनके नाम के बिना ये सिनेरियो पूरा होता ही नहीं है। तो आज हमारी बातचीत में तीनों लोग हैं। सबसे पहले मैं सतीश सालुके जी से जानना चाहूंगी, पहले तो वो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को और दें और फिर बताएं कि महाराष्ट्र में रंगमंच की स्थिति क्या है, लोक कलाओं का और जो आधुनिक रंगमंच जिसे हम कहते हैं उसका कैसा सिनेरियो है। और स्पेशली अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसके बाद वो क्या सोचते हैं कि क्या भविष्य में क्या समेटा हुआ है हमारे लिए। सतीश जी। जी 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 नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश सालुंके, महाराष्ट्र से बीड नाम का एक शहर है महाराष्ट्र में। वहां पर मैं विगत 40 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ नाटक का ही काम कर रहा हूँ। तो नाटक के मेरी कुछ 20-25 किताबें भी प्रकाशित हैं जो नाटक से संबंधित हैं और जिसको महाराष्ट्र सरकार की जो साहित्य संस्कृति महामंडल होता है, तो उन्होंने उसके मेरी 9 किताबों को उन्होंने उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिति के पुरस्कार दिए। साथ ही इतिहास लेखन में भी मैं अपने स्थानिक इतिहास का भी मैं लेखन करता हूँ और बाल रंगमंच से भी काफी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जश्न बचपन की जैसे जो बाल महोत्सव होते हैं, उसके भी चयन समिति का काम करने का मौका मुझे मिला। भारत सरकार के कुछ सांस्कृतिक समिति पर भी मैं काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के वर्तमान स्थिति है उसके बारे में, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये महाराष्ट्र की जो रंगभूमि है उसकी अपनी गरिमा अंग रंगभूमि की तुलना में बहुत ही अलग है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तंजावर के जो भोसले राजवंश है, इन्होंने पहले कोशिश की दिखा जाए और बाद में जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में कविता स्वयंवर जो तुलसीदास भावे जी ने लिखा था, तो वहां से सही मायने में संगीत रंगभूमि का महाराष्ट्र में उदय हुआ। जैसे हम जानते हैं कि बालकृष्ण बोईचल करंजीकर, उस्ताद अल्लादिया खां या अब्दुल करीम खां, इन्होंने जो संगीत की रुचि महाराष्ट्र में निर्माण की, यही कारण है कि महाराष्ट्र में संगीत नाटक का संगीत शाकुंतल हो या फिर गोविंद बल्लाळ जोड़ जी का संगीत शारदा, ये सब नाटक जो है संगीत नाटक अपने आप में महाराष्ट्र के नाटक का एक मूलाधार है। आज हम जो देख रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की रंगभूमि को 3 भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र की जो व्यावसायिक रंगभूमि है, मेरा अपना ये कहना है या मैं ये महसूस करता हूँ कि महाराष्ट्र की अपनी जो व्यावसायिक रंगभूमि इतने बड़े आयाम में किसी भाषा की रंगभूमि को दर्शकों ने नहीं स्वीकारा है जितना मराठी के व्यावसायिक रंगभूमि को दर्शकों ने स्वीकारा है। और व्यावसायिक रंगभूमि के साथ साथ ही समांतर रंगभूमि का महाराष्ट्र का अपना एक बड़ा योगदान है और जो आज भी चलते आ रहा है। और बाल रंगभूमि, जैसे कि मैं ये बता दूं कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जो स्थिति है रंगमंच की, उसमें ये बहुत बड़ी कोशिश चल रही है कि जहां पर व्यावसायिक रंगभूमि अपने आप में प्रगल्भ हो रही है, वहीं समांतर रंगभूमि भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रगल्भ हो रही है।
व्यावसायिक रंगभूमि पर अभी भी बहुत बढ़िया नाटक यहाँ पर खेले जा रहे हैं, जैसे ऋषिकेश जोशी जी का तेरी भी चूप मेरी भी चूप है, या प्राजक्त देशमुख का एक बहुत ही अलग तरीके का एक नाटक होने के बावजूद भी वो व्यावसायिक रंगभूमि पर चल रहा है, जिसका नाम है देव बावड़ी। या फिर अनन्या हो, समर खड्स का झुंड अपने आप में एक बहुत अलग नाटक कहलाता है। या फिर वैभव मांगले जैसे प्रसिद्ध हमारे यहाँ की जो रंगकर्मी है, उनका जो इबलिस नाम का जो नाटक है, या प्रशांत दामले जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता जिनका एक लगना चाहिए पुढची गोष्ट हो, या फिर वंदना गुप्ते, प्रतीक्षा लोणकर के हरवलेल्या पत्त्यांचा बंगला, या सागर कारंडे का इशारों इशारों में वगैरह। ये जो नाटक है तो ये व्यावसायिक रंगभूमि पर एक धूम मचा रहे हैं। बेशक इसमें कोरोना ने बहुत बड़ा व्यत्यय निर्माण किया है, ये बात सही है, लेकिन मराठी रंगभूमि हो या ये देश भर के जो दर्शक है उनके ऊपर हम रंग सेवकों का ये विश्वास है कि कोरोना का ये काल जैसे ही समाप्त हो जाएगा, ये संकट समाप्त हो जाएगा, निसंदेह फिर एक बार दर्शक ये जो है तो थिएटर में आएंगे, नाटक देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जी बताइए। जी जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे अभी कोरोना का ये जो संकट चल रहा है, ये आज कल या एक आध 2 दिन की बात नहीं है। मतलब अगर हम कम से कम भी मान के चलें तो साल भर का ये संकट तो है ही है। तो साल भर में वो जो कलाकार जो अपनी रोजी रोटी रंगमंच से ही चलाते हैं, जी के सामने ये एक बहुत बड़ा संकट है, साल भर तक सरवाइव करना बिना किसी काम के। तो उस करीब में आप क्या सोचते हैं कि क्या नया ढूंढ पाएंगे, कोई नया मीडियम ढूंढ पाएंगे, माध्यम ढूंढ पाएंगे जहां से अर्न भी कर पाए और रंगमंच से जुड़े भी रहें? हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ मैम कि कुछ दिनों तक ये संकट बिल्कुल बरकरार रहेगा, और तो इसके वजह से जो जिनकी उपजीविका हमारे रंगमंच के ऊपर निर्धारित है, उनके लिए ये बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सवाल ये नहीं है कि क्या हम नया माध्यम ढूंढ पाएंगे। हाँ, तो हम जरूर नया माध्यम ढूंढ पाएंगे। जबकि जब जब सिनेमा आया तो हमको डर लग रहा था, जब टेलीविजन आया तो हमको डर लग रहा था। नाटक का वैशिष्ट्य ये है कि नाटक जो है तो ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और नाटक ये हम मानव होने की ये पहली पहचान है। इसलिए नाटक कभी भी वो खत्म नहीं हो सकता, नाटक कभी भी वो नाटक को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये कोरोना काल में जो हमारे रंगमंच के ऊपर जिनकी उपजीविका चल रही है, जिनके परिवार चल रही है, उनके लिए बड़ी समस्या निर्माण हो रही है, ये बात सही है। लेकिन स्वागतार्ह बात तो यह है, या देश भर के कई संगठन ऐसे हैं, या जैसे हमारे मराठी में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद है, उन्होंने 2 कोटी रुपए ऐसे लोगों के लिए दिए हैं जो रंगमंच के बैक स्टेज पर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जी, देश भर ऐसी गतिविधियां चल रही है, और ये हमारा जी, उत्तरदायित्व है। अगर हम नाटक करके लोगों के बीच में सामाजिक भावना निर्माण करने का अगर हम संदेश देते हैं, तो ये समय आ गया है कि हम अपने भी आचरण से व्यक्त करें कि हम सिर्फ बोलते नहीं, बताते नहीं, लिखते नहीं, हमारी भी भावना वही है, हम ये आचरण से बताने का मुझे लगता कि ये वक्त आ गया है। जी, जी। जी, इसी जी प्रश्न को मैं आगे ले जाते हुए विजय नायक को आमंत्रित करूँगी इस चर्चा में। अ विजय जी से अनुरोध करूँगी कि वो बहुत छोटे में पहले तो गोवा में थिएटर का क्या सिनेरियो है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और प्लस आज के काल में, आज के संदर्भ में वहाँ के थिएटर की क्या चुनौतियाँ और क्या संभावनाएँ हैं गोवा के पूरे प्रदेश की, और सभी तरह की रंगमंच की सभी कलाओं के बारों को समावेशित कर अपनी बात कहें। विजय जी। हाँ, अब कोरोना का जो संकट है वो सभी पे ही टंगा हुआ है। गोवा उसके लिए कोई एक ऑप्शन नहीं हो सकता। गोवा का रंगमंच के बारे में हम अगर सोचेंगे तो इसके हम 4 विभाग करते हैं यहाँ सोचने के लिए, क्योंकि जो 1870 में कृष्णम भट्ट बांधकर जी ने पहला नाटक मॉडर्न थिएटर जो लिखा अहिल्यो था, वहां से गोवा का थिएटर मूवमेंट जो फोक से हटकर मॉडर्न थिएटर की ओर आ गया। तो उसकी टोटल डेवलपमेंट में 4 तरह से हम देखेंगे। एक तो है गोवा का उत्सवी रंगमंच हम जिसे कहते हैं, गांव-गांव में जहाँ मंदिर है उसके सामने नाट्य मंडप बने हुए हैं और वहाँ प्लेस होते हैं। सालाना हमारे छोटे से गोवा में मंडप में मंदिरों के सामने उत्सव के लिए 4 से 5 हजार तक परफॉर्मेंसेस होते हैं।
और उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए होते। पहले तो ये होता था कि गांव के ही लोग उठाकर एक आधा नाटक उठाकर कर लेते थे, लेकिन उसके बाद अ, कुछ ग्रुप्स को इनवाइट करने की एक ट्रेडिशन बन गई और उससे कुछ ऐसे ग्रुप बन गए हैं जो सेमी कमर्शियल थिएटर वहां करते हैं। सेमी कमर्शियल इसीलिए कहते हैं कि लोग तो टिकट खरीद के नहीं आते, लेकिन आर्टिस्ट हैज बीन पेड, मंडप टेम्पल की ओर से उनको पेमेंट मिल जाता है, तो वो उसी पे उनका काम चलता है। ऐसे करीब 60-70 ग्रुप्स गोवा में है, जी जिसमें से आर्टिस्ट इसी पर से अपना फैमिली को चलाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ प्रोफेशनल थिएटर है तियात्र करके, जो टोटली प्रोफेशनल है, जिनमें टिकेटेड शोज होते हैं, सिर्फ टिकेटेड शोज होते हैं, और ऐसे भी 2-3 हजार तक शोज साल भर में होते हैं। वहां भी आर्टिस्ट उस प्रोफेशनल थिएटर पे ही निर्भर है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ के कॉम्पिटिशन के प्ले होते हैं, जहाँ क्रिएटिव जो भी परफॉर्मेंस करना है, एक्सपेरिमेंटेशन जो भी करना है, वो इस थिएटर में हो जाता है। जैसे कि स्टेट का कला एकेडमी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोंकणी, मराठी, तियात्र, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज। और चौथा जो है वो ट्रेनिंग के माध्यम से जो कुछ चल रहा है, वर्कशॉप्स होते हैं। यहाँ ड्रामा स्कूल है, अब ड्रामा कॉलेज बन गए उसकी ओर से। अब कोरोना ने तो सबको बहुत बड़ा धक्का दिया है। वो सेमी जी कमर्शियल करने वाले के लिए एक्चुअली मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने पीक सीजन होता था, मतलब हर दिन शोज होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो जी पीक सीजन ही उनके हाथ से चला गया। उस पे जी निर्भर बहुत सारे एक्टर्स है, मेकअप मैन्स है, साउंड वाले हैं, प्रेपरी जी वाले हैं, हाँ हाँ बहुत सारे लोग, और यकायक उनकी आमदनी बंद हो गई है। अब जैसे कि जून आ गया, अब 3-4 महीने तो गोवा में थिएटर होगा नहीं। होगा नहीं। तो पर क्या क्या गोवा की जो थिएटर फेटर्निटी है उसने कुछ नए रास्ते खोजने की कोशिश की इस बीच, जैसे करीब करीब 3 महीना होने को आया कोरोना से लड़ते हुए, तो क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट निकल कर आया क्या? ऐसा ओपनली कुछ नहीं आया है। ओपनली कोई लोग सोचते होंगे, जैसे मैं भी सोचता हूँ कि अब जब डिफिकल्टी आती है तो उसमें से आपको सॉल्यूशन निकालते हैं, तब नया एक्सपेरिमेंट बन जाता है। शायद लगता है कि कोरोना के साथ अगर जीना पड़ रहा है तो अलग ढंग का थिएटर, अलग स्टाइल का थिएटर आ सकता है। लेकिन ये सबके मन में अभी तक कैसा था कि कुछ 1 महीना पहले तक गोवा में बड़ी शांति थी, हम ग्रीन जोन में थे, तो लगता था कि अब ये शुरू हो जाएगा। लेकिन जी एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज वर्स्ट। हम्म 1000 से ज्यादा पेशेंट्स हो गए गोवा में। तो अब चिंता में आ गए हैं सब लोग, कैसे हम्म, अपनी निर्वाही करे। हालांकि इसको मौका मान के उससे एक अलग फॉर्म से थिएटर आना चाहिए, हाँ मेरा तो विचार चल एक रहा है। मैं बात करना चाह रही थी कि इसको मौका मानकर कैसे इसमें से कुछ संभावनाएं ढूंढी जाएं। क्या इस पर कोई विचार, क्या कुछ लोग मिलकर इस तरह का सोचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो एक एक ठिकाने पे आके कुछ कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से मिलता भी नहीं है। अब मिलने की जहां जहां चौराहे थे वो ही बंद है, थिएटर के हम्म, पास ही तो मिलते थे। थिएटर्स जी बंद है, जब तक ऑडिटोरियम्स खुले नहीं होते। हम इस आशा पर ही यहाँ जी रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज कहते हैं कि 1-2 महीने के बाद ऑडिटोरियम शायद खुले हो जाएंगे, लेकिन हम्म, सोशल डिस्टेंसिंग रख के भी थिएटर हाँ किया जा जी सकता है। जी ये तो मैं मानता हूँ। मैं कुछ आर्टिस्ट से मैंने बात की कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमें उस स्टाइल से काम करने के लिए सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए, क्योंकि थिएटर रुकने से कुछ नहीं होगा, थिएटर को हम्म, तो चलना है। हाँ। मैं आपकी परिचर्चा को ही आगे ले जाते हुए ईश्वर दत्त माथुर जी अ, अ, को संबोधित करूंगी। जैसा कि मैं जानती हूँ और शायद गलत नहीं हूँ, तो ईश्वर भैया का रंगमंच का जो एक्सपीरियंस है वो करीब 60 वर्षों के आसपास है। तो इतने लंबे समय में उन्होंने रंगमंच के कई रंग देखे हैं, उतार चढ़ाव और
सफलताएं असफलताएं सभी से गुजरे हैं ईश्वर दत्त माथुर जी। तो आप ईश्वर भैया, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान के रंगमंच का जो एक ओजस्वी इतिहास रहा है, और अब आगे आप क्या संभावना देखते हैं प्रदेश में इस वक्त? जैसे पिछले कुछ वर्षों में बड़ा अच्छा रंगमंच राजस्थान, पूरे राजस्थान भर में हो रहा था, और अब ये कोरोना काल है, अब क्या संभावना, आप क्या देखते हैं इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? रुचि, आपने जो बात कही है अभी, मैं सोचता हूँ कि जैसा कि सतीश जी ने भी कहा और विजय जी ने भी बहुत दबे स्वर में कहा, लेकिन मैं तो इसको खुले रूप में कहना चाहता हूँ कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जो शाश्वत है, सदैव जीवित रहेगी। जब तक मनुष्य का पृथ्वी पर रहेगा तब तक रंगमंच साथ साथ रहेगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये सीना बसीनी है, व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क बनाता है और जीवंत कला है, इसलिए ये सदा जीवित रहेगा। जहां तक आपने बात राजस्थान के रंगमंच की बात की, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है या उससे पहले मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, राजस्थान में रंगमंच शब्द जो है वो एक समाज के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के समाज की नस नस में रंग कर्म जुड़ा हुआ है। रामलीलाएं होती थी, आप घर नरसिंह लीला हो रही है, तमाशे हो रहे हैं, ख्याल हो रहे हैं, वो जिसको हम नाम दे दिया हमने फोक थिएटर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये समाज जो से जुड़ी हुई चीज थी, समाज आज भी उसको कैरी कर रहा है। जहां तक हम हिंदी रंगमंच की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वक्त था राजस्थान में कि हिंदी रंगमंच बहुत सशक्त तरीके से हुआ और पूरे देश में उसको एक पहचान मिली। लेकिन थोड़ी हिंदी रंगमंच की जो समस्याएं थी, मराठी जैसे बहुत सशक्त रंगमंच है, गुजराती बहुत सशक्त है, या और भी क्षेत्रीय भाषाओं के रंगमंच है, बंगाली में बहुत अच्छा है। हिंदी में नाटक के जो अन्य जगह की समस्याएं हैं, हमारे पास लेखकों का बड़ा अभाव रहा, तो हम ज्यादातर अनुवाद करते रहे, लेकिन उसमें भी हम अपना रंग डालते रहे, तो हम उससे अपनी एक अलग पहचान बनाते रहे। शुतुरमुर्ग यहाँ नाटक हुआ, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का भारत रत्न भार्गव ने उसके रीराइट किया, और ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि शायद मेरे नाटक का ये भी एक रंग हो सकता है। हमीदुल्लाह जी ने कुछ अच्छे नाटक लिखे, वो बहुत अच्छे तरीके से हुए, फोक एलिमेंट उसमें डाला गया। हमारे यहाँ जैसे चिड़ावी ख्याल रहा, कुचामणी ख्याल रहा, इतना सशक्त वो रंगमंच था कि पूरी पूरी रात लोग उसको देखते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जहां भी लोक रंगमंच है वो बहुत सशक्त है। यात्रा कहिए, लावणी कहिए, जो कुछ भी कहिए आप, उसका अपना एक अलग रंग है। और राजस्थान में तो क्योंकि हमारे यहाँ रजवाड़ा है, और कहना चाहिए कि यहाँ पर एक आंचलिकता बहुत ज्यादा पांव पसारे हुए थी, तो अगर आप मेवाड़ में जाएं तो गवरी एक अलग ही रंग है उसका। आप बीकानेर की तरफ जाएं तो आपको रम्मत एक अलग ही रंग नजर आता है। शेखावाटी में जाएं तो होली के टाइम पर गींदड़ हो रही है, और ये कुछ मारवाड़ के अंदर जाएं तो कुचामणी ख्याल हो रहा है, और उधर थोड़ा झुंझुनू उधर की तरफ जाएं तो चिड़ावी ख्याल हो रहा है। लेकिन समय की मार इस रंगमंच के ऊपर भी पड़ी, और धीरे 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 लोगों में या तो कहिए रुचि कम हो गई, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे या संचार क्रांति के बाद लोगों के हाथ में जो ये यूट्यूब आ गया या और भी जो साधन मिल गए हमको, टेलीविजन आ गया, उससे थोड़ा सा फर्क हमारे रंगमंच के ऊपर भी आया। लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूँ, और आप भी इस बात से, मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जो सर्व लोकप्रिय है, और आज लोग इडियट बॉक्स से घबरा के वापस रंगमंच की तरफ आ रहे हैं। लोग नाटक से जुड़ना चाहते हैं, और इसका बड़ा माध्यम ये है कि आज भी अगर आप YouTube पर कोई नाटक देखें, अभी हाल ही में आकाशवाणी प्रसार भारती ने डिजिटल थिएटर फेस्टिवल किया, और आकाशवाणी पर जो पुराने नाटक प्रसारित किए, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि इतने लोग सुनने वाले थे ऑनलाइन। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारे यहाँ अभी जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो काल आ गया, कोरोना काल आ गया, अरे इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां इस देश में आई हैं। प्लेग आया, काल पड़े, राजस्थान में तो अकाल इतने पड़े कि लोग
अपना देश धरती छोड़ के चले गए। अभी हमको कहीं छोड़ के तो कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। लोगों ने तो राजस्थान में अकाल के टाइम में अपना शहर छोड़ के कहीं चले जाते थे, लेकिन वो अपने गीतों से, अपने लोकल जो उनके फेस्टिवल्स हैं उनसे जुड़े रहे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ रुचि, मैं बहुत आशान्वित हूँ, ये समय आया है, निकल जाएगा, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये करंत विद्या है। हम इसके ऊपर अभी, आप तो खुद भी उसकी एक पार्ट रही हैं, हमने एक प्रायोगिक तौर के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख के और सभी वरिष्ठ रंगकर्मियों से कहा कि आप बोल के भेजिए, और वो हमने एक छोटी सी 8-1 मिनट की एक फिल्म बनाई। कोरोना पर उसका बेस था, लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि केवल भारतीय जीवन शैली के आधार पर ही हम ऐसी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। आप खुद भी उसकी एक पार्ट थी। जी। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ, और राजस्थान के रंगमंच की जहां तक बात है, वो मैं सोचता हूँ सब जगह की एक सी स्थिति है। आज के युवा बहुत आशान्वित हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। ठीक है, उनको थोड़ी सी गाइडलाइन अच्छी चाहिए, उनको थोड़ा दिशा निर्देश अच्छा चाहिए। तो वो सब भूमिकाएं हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको निभानी चाहिए, एकेडमीज को निभानी बिल्कुल चाहिए, सही, जो बिल्कुल कला सही और है। संस्कृति की संस्थाएं हैं उनको थोड़ा सा उसमें मदद करना चाहिए। नेशनल ऑफ स्कूल ऑफ ड्रामा पहले डायरेक्टर्स को भेजा करता था, वो कैंप्स लगने बंद हो गए। तो वो जो एक ट्रेनिंग पार्ट था उसको हमको वापस थोड़ा सा बल देना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैंने रंगमंच शुरू किया तब इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। समाज में एक बड़ा ऐसा देखा जा, अरे क्या यार नाटक करते हो, अरे कुछ ढंग का काम किया करो, लोग बहुत मुंह पर ही कह देते थे। लेकिन आज बहुत फक्र से कहता है कि भाई आप क्या करते हो, मैं थिएटर करता हूँ, टीवी करता हूँ, रेडियो करता हूँ, फिल्म करता हूँ, तो उसको एक जी। सम्मान मिलता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, और हमको वो ये सब चीजें बहुत आशान्वित तरीके से, और आने वाला कल हमारा ही होगा, ये सोचकर जब हम मन में काम करेंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। जी। बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात कही ईश्वर भैया। पर मेरी एक चिंता और है कि अभी जी इस बताएं। पिछले 3 महीनों में हमने बहुत ऑनलाइन थिएटर भी देखा, और इसी बीच में जो कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे शेक्सपियर सोसाइटीज, और उन्होंने भी अपने लिंक्स ओपन कर दिए फ्री में कि जी आप खूब नाटक देखें और जी इस समय का उपयोग करें जब आप घर में बंद हैं। लेकिन एक एक बात जो मेरे मन में आती है कि जब तक इस पूरे ऑनलाइन थिएटर वाले प्रोसेस से पैसा ना आए, कलाकार कमाए ना, तब तक ये पूरा प्रयास किस रूप में देखा जाएगा। और इसके लिए मैंने अभी बीच में कहीं एक जगह मैं पढ़ा पोमेरेनियन थिएटर, कि जैसे आप पोमेरियन कुत्ता पाल लेते हैं तो वो आप पाल लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन वो आपको नहीं हो मुझे सकता मुझे है। आपकी ये उपमा ठीक नहीं तो लग रही है, है, लेकिन पर ये देखिए, कोई बात नहीं। अगर पैसा कमाना है तो शायद आदमी को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मूल कर्म भूल जाएं। मैं ऐसा हाँ, चाहता हूं कि जो लोग देखें, और जो लोग हमारे नाटकों को सराहें, ऑनलाइन भी देखें, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो कुछ हमारे ग्रुप को डोनेशन दें? सरकार तो देखिए, हम हर काम सरकार के भरोसे तो थोप नहीं सकते, और मुझे लगता हाँ, है बार बार याचना करने से हम दीनहीन से नजर आते हैं। नहीं, और सरकार सतीश के जी, छोड़ना भी नहीं चाहिए। है ना। मैं नहीं, एक हम बात पर हम सतीश हम जी मैम, और विजय जी का भी जी ओपिनियन जी चाहूंगी। जी जी मैं ये कहना सतीश चाहता हूँ मैम। जी। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं, फिर कथा हो, कविता हो, या फिर अन्य उपन्यास वगैरह हो, उसमें नाटक अलग है और ललित कलाओं में नाटक अलग है। ये नाटक क्यों बहुत अलग है, क्यों बाकी साहित्य विधाओं से, ललित कलाओं से नाटक अलग क्यों है? क्योंकि नाटक की विधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है नाटक का दर्शक। नाटक का अगर दर्शक नहीं है तो नाटक पूर्ण नहीं होता। और जब ये कोरोना ने हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न निर्माण किया है, वो नाटक के दर्शकों का प्रश्न निर्माण किया है। आप समझ लीजिए इस बात को। लेकिन मैं इस सतीश बात पर जी, विश्वास नहीं रखता। हाँ ठीक है, सतीश कुछ जी, मैं टाइम के आपकी बात लिए, कुछ समय। जी जी आपकी जी बात सर, को मैं थोड़ा सा क्षमा करें मुझे। आपने जो ये बिल्कुल कहा कि नाटक में दर्शक चाहिए, ये तो पहली शर्त है ही, जरूरी है। लेकिन बिल्कुल। जी नाटक जी एक सामूहिक कर्म है। मैं अकेला नाटक नहीं कर बिल्कुल। सकता, ठीक है थोड़ा सा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 2 या 3 लोग हो तो थोड़ा सा आनंदित हो जाता है। आज एक म्यूजिशियन है, वो अपना सितार लेके बजा लेता है, पेंटिंग पेंटिंग कर लेता है, डांस भी चलिए
तबला आजकल तो इंस्ट्रूमेंट आ गया, कर लेगा, लेकिन नाटक में हमको सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, अपने सहकर्मियों की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। मैं जो बात कर रहा था वो मंच के ऊपर की बात नहीं कर रहा था, मैं मंच के नीचे की बात कर रहा था। आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। हम मंच के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए सर, जब कोई दर्शक एक भी सामने नहीं होता और हम नाटक खेल रहे हैं तो हम नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, जब एक भी दर्शक आ जाए तो वो नाटक खेल रहे हैं। ये फर्क है नाटक में, जहां तक मेरा विचार है। तो मैं ये कह रहा था कि जी, तो जब अगर दर्शक ही नहीं है तो नाटक नहीं होगा। अब जो हमने बीच में का जो रास्ता निकाला है, हमने जो ये जो हम तीसरा माध्यम निकाल रहे हैं, क्या आप 60 साल से नाटक कर रहे हैं, जब एक आत्मिक समाधान आपको एक रंगकर्मी के हिस्से। हाँ जी, हाँ जी, ओके, तो मैं ये कह रहा था सर कि तो जब हम एक ऑडिटोरियम में नाटक खेलते हैं तो उस समय जो कलाकार को जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिलता है, सहयोग मिलता है दर्शकों का, और लाइव रिस्पॉन्स जो है ना सर, तो वो मुझे लगता है कि ये सारे हम कितना भी संशोधन करें उसमें वो नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ये जो है तो एक शाश्वत कला है और ये कभी भी इडियट बॉक्स से जो हम रंगमंच की और हम आगे है बराबर है। तो फिर भी हमारा रंगमंच टिका है। क्यों इडियट बॉक्स और क्यों फिल्मों को लोगों ने रंगमंच की तुलना में ज्यादा महत्व नहीं देते? क्यों रंगमंच को ज्यादा महत्व देते? क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष जीवनानुभूति है सर। तो मुझे लगता है कि इसलिए कुछ समय ये बात जरूर है कि ये हमारे लिए व्यवधान आया है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया कि 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठे ही नहीं होंगे, शादी भी आपको 50 आदमी से कम में करनी पड़ेगी, तो रंगमंच में 15 आदमी तो कास्ट के हो गए, 15 एक जने हमारे घर वाले हो गए, और फिर टेक्निकल आदमी को तो छोड़ दीजिए। हमको इस तकनीक से बचना पड़ेगा और अब हमको वापस मदारी की भूमिका में आना पड़ेगा। आप सोचिए, सरकार सड़क के किनारे खड़ा मदारी जिस तरह से मजमा लगा लेता है और 200 आदमियों को जिस तरह से एंटरटेन करता है, क्या हमको वापस वही सब चीजों की ओर नहीं जाना चाहिए? आपको क्या लगता है विजय जी? सोशल डिस्टेंस जो है ना सर, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। सोशल डिस्टेंस रखकर हम नाटक कैसे कर सकते हैं, आप बताइए ना। नहीं हो सर, मैं आपको निवेदन करूं, डिस्टेंस तो नाटक में हो ही नहीं सकता। मैं फिर कहता हूं, डिस्टेंस नाटक में नहीं हो सकता। हम तो बल्कि नाटक तो लोगों को जोड़ने का काम करता है, डिस्टेंस का काम नहीं करता। क्या बात है, वाह। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि कुछ हम इस तरह की एकांकियां तैयार करें, एक दो लोग उसमें अपने साथ जोड़ें, जिसमें हम लोगों को समझाइश करें और कुछ अपनी बात भी कह दें। हमको वापस होम्योपैथिक डोज की तरह काम करना पड़ेगा, मीठी गोली भी देते रहें और समाधान भी करते रहें। ये आप इसके बारे में कुछ, अगर हम लोग रंगकर्मी इस बारे में सोचें तो मेरे ख्याल से हम एक बड़ी पारी खेलने की स्थिति में वापस आ पाएंगे। दूसरा, एक मैं कहना चाहता हूं कि हमको अब थोड़े से प्रयोग से बचते हुए वापस अपनी प्राचीन कथ्यों पर जाना पड़ेगा, पौराणिक कथ्यों पर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जो सेकुलरिज्म वाली बातें करते हैं या बहुत ही अलग किस्म की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस देश में रामायण शाश्वत रहेगी, लोग देखेंगे। कृष्ण शाश्वत रहेगा, राजा हरिश्चंद्र शाश्वत रहेगा, मोरध्वज शाश्वत रहेगा, और लैला मजनू जैसे पात्र सदैव याद किए जाते रहेंगे, जेठवा उजली सदैव याद की जाती रहेगी। हमें उन चीजों पर वापस जाना पड़ेगा। और देखिए, गाना बजाना एक ऐसी चीज है कि हम उसको साथ लेते हुए अगर हम कुछ नए काम कर सकें तो वापस हम अपने रिवाइवल की ओर जा सकेंगे। विजय, हाँ, मैं बोल दूं थोड़ा? जी विजय जी, जरूर, हम आपको सुनना चाहते हैं। ये तो क्या है कि अगर कहीं जगह पे अटक गए रेस में तो हमें 4 कदम पीछे होना पड़ता है और उसके बाद फिर से रेस शुरू करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है जहां तक थिएटर पहुंचा था कि हम इतने सारे लोगों को सामने देख रहे थे एज ऑडियंस, वहां से पीछे हटकर कुछ चंद लोगों के साथ नाटक शुरू करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस बिटवीन ऑडियंस एंड आर्टिस्ट तो हमेशा रहा है, जो इंटीमेट थिएटर नहीं करते उनके लिए तो हमेशा रहेगा ऑडिटोरियम में, वो तो बना रहेगा। अब स्टेज पे कितना डिस्टेंस हम बना सकते हैं, हम इंटीमेट सीन्स नहीं कर सकते।
तो उसके डिजाइनिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा। उसमें क्या है कि हमेशा आप जिस स्टाइल से जाते हैं, ऑडियंस आपके साथ चले आती है और फिर उसको मान लेती है। अगर एक सीन दो आदमी के बीच में जो होता है वो दो अलग जगह पे हो गया, यही ध्यान में रखते हुए कि वो एक दूसरे से करीबी बात करते हैं, तो वो भी ऑडियंस समझ जाती है और उसके बाद वो फॉर्म स्वीकारती है। इन चीजों को ऐसा ही नहीं सिर्फ हम ट्रेडिशनल थिएटर करेंगे, जी, उनमें से क्या लेना। मदारी तो डिस्टेंस रखता है बीच में अपने जी। खेलकूद के लिए, फिर हाँ, हाँ। ऑडियंस के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ना होगा और उससे ऑडियंस की संख्या कम होगी, जिसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। पैसा आज नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है, कल यकायक कल जैसा पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। हुँ, हुँ। तो ये चीजें हमें ध्यान में रख के थिएटर फिर से शुरू करना पड़ेगा हाँ, जी। और कम पात्र और कम ऑडियंस की ये देख के डिजाइन करते हुए। यस। नए तथ्यों की नए उसकी खोज करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं विजय जी, और जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और ये सब, मुझे लगता है अब ये सब बहुत लंबा चलेगा और ये हमारी जीवन शैली का एक अंग भी बनेगा, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और ये सब थिएटर का भी एक अंग बनेगा। तो जैसा कि मैं पिछले कुछ जितने 20-30 वर्षों में मैंने देखा है कि थिएटर में बहुत पैसा नहीं है, और जिन लोगों को पैसा कमाना होता है वो थिएटर करते भी नहीं है, फिल्म और टेलीविजन में जाते हैं और फिर शौकिया थिएटर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि पैसा उतना नहीं आएगा, पर फिर भी एक नाटक की जो कॉस्ट होती है वो उसमें डेफिनेटली एक इजाफा तो होगा ही होगा। कि आप कम दर्शक आएंगे और आपको उन दर्शकों को बिठाने के लिए भी कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन उनका भी करना पड़ेगा, हॉल का भी करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि और जैसा कि अभी ईश्वर भैया ने भी ये बात कही और मैं खुद भी मानती हूँ और बहुत सारे रंगमंच के लोग मानते हैं कि सरकार का मुंह देखते रहने से आत्मनिर्भरता की जो बात होती है वो हो जाती है। तो हमें अपना सर्वाइवल अपने आप ही ढूंढना है। तो इस सब सिनेरियो में ईश्वर भैया, सतीश जी और विजय जी, आप तीनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं कि ये रास्ता कैसे खुलेगा? रूप जी, हाँ, हेलो। बोलिए आप। हाँ। मैं रुचि, अनुरोध एक चीज करूंगी जो कि ईश्वर भैया बोले, फिर सतीश जी बोले, फिर विजय जी बोले। हाँ जी। थैंक यू। दरअसल क्या है कि आप जैसे ठीक कह रही हैं, रंगमंच में प्रारंभ से ही पैसा कभी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि रंगमंच जो करता है वो अपने शौक के लिए करता है। आज थोड़ा सा जहां व्यावसायिक रंगमंच जिसको हमने नाम दे दिया है, वहां अगर थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो वो बड़े आदमियों को मिलता है। उस छोटे कलाकार से पूछिए, उसको तो रिक्शा भाड़ा भी मुश्किल मिल पाता होगा। रंगमंच में कभी पैसा नहीं एक था चीज ऐड और करना कभी नहीं चाहूंगी रहेगा। ईश्वर भैया, आपकी बात में जी एक चीज ऐड करना बताए चाहूंगी कि बताए। सामाजिक सरोकार भी है। मतलब हमारा शौक तो है, पर ये सामाजिक सरोकार भी है, और इसीलिए शायद जब पैसा बहुत उतना नहीं मिलता है तो भी आदमी जुड़ा रहता है, क्योंकि उसकी मैं मैं समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है रंगमंच मैं कलाकार की। मैं आपकी जी, बात को आगे बढ़ाता हूँ। सामाजिक सरोकार किस जी, तरह से होता है, जो कि आप फोक थिएटर में देखते होंगे। जब जी, पैसा नहीं था, लेकिन जब मन में कीड़ा काटता है और आदमी को शाम को ये खुजली होने लगती है कि मैं रंगमंच करूंगा, तो आदमी रंगमंच करता है अपने स्वयं के सुख के लिए। और जैसे मैं राजा बनना चाहता हूँ, नहीं बन सकता, लेकिन अगर 3 घंटे राजा का रोल कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त राजा ही हूँ। जो सुख मैंने पाया वो किसी ने नहीं पाया। जहां तक सामाजिक सरोकार की बात आप कर रही हैं, फोक थिएटर में ये होता था कि किसी ने अच्छा गाया, किसी ने अच्छा पात्र किया, आदमी खड़ा होता था और उसको नजराना दिया करता था। ये सम्मान की बात हुआ करती थी। उसको उसको आप किसी हिकारत की दृष्टि से मत देखिए। और पता पड़ा कि उस आदमी ने इतना अच्छा गाया या इतना अच्छा अभिनय किया, तो पता पड़ा कि उसको 500-700 रुपए उसको मिल गए। तो हमको इस तरह की प्रवृत्तियों को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा था कि नेट के ऊपर हम कुछ करेंगे तो लोग कैसे देंगे। हम लोगों को इस तरह की भी समझाइश करें कि ये जो आप कुछ देख रहे हैं इसके पीछे मेहनत है और आपको ये संस्था ने किया है, आपको इस संस्था को किसी तरह से सहयोग करना चाहिए। हम कोई भिक्षावृत्ति नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं।
इसको आप भिक्षावृत्ति या इसको किसी तरह से आर्थिक अनुदान मत मानिए, लेकिन वो आपका हक है। हम घर में कोई बच्चा कभी अच्छा उत्तीर्ण होता है तो आप उसको इनाम देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई बच्चा अच्छा काम करता है आप उसको शाबाशी देते हैं कि नहीं देते हैं? आप ये इन चीजों को थोड़ा सा एनकरेज करिए थिएटर में, और वापस जो वो पुरानी सिस्टम था उसको थोड़ा सा हम निकालें, उस मार्ग पे चलें, तो मेरे ख्याल से लोक में सारे सवालों के उत्तर है। मैं ऐसा सोचता हूँ अगर लोक की तरफ थोड़ा मुड़ा जाए तो। जी सतीश जी। जी जी जी। मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि हम सारे लोग मानव, जो मूलतः हम लोग पशु थे, एक जानवर थे, लेकिन धीरे धीरे हम मानव बन गए। लेकिन केवल मानव बनने से काम नहीं चलता है। मानव में मानवीय भावनाओं का प्रस्थापना, उसका रोपण किसने किया है? तो कलाओं ने किया है। जब जाकर एक जानवर आदमी बन गया, इंसान बना गया। इंसान तो पैदा होता है, इंसानियत पैदा नहीं होती। मानव पैदा होता है, मानवीयता पैदा नहीं होती। ये मानवीयता की प्रस्थापना कौन करता है? ये कला करती है, ये नाटक करता है, जो शीर्ष स्थान माना गया है नाटक को, पांचवा वेद माना गया है। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि नाटक और पैसा, ये तो अलग अलग बात है। हम लोग तो नाटक को आंदोलन की, एक सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम के रूप में हम उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि बादल सरकार की तरफ जब मैं देखता हूं, मेरे जैसे कई लोग बादल सरकार जी की तरफ देखते हैं, जिनके नाटक में कोई पैसा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। उनकी नाटक का ध्येय केवल सामाजिक समस्याएं जो है, जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है, उसको उजागर करना और लोगों के सामने लाना। मतलब नाटक केवल मनोरंजन हेतु निर्माण नहीं हुआ है। ये बात सही है कि किसी भी कला की निर्मित ये केवल रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए हुई है, लेकिन मात्र मनोरंजन नहीं है। जैसी जैसी सामाजिक परिस्थितियां बदलती है, कला को भी अपने उद्देश्य में परिवर्तन लाना चाहिए, नाटक को भी अपने उद्देश्य में परिवर्तन लाना चाहिए। और यही कारण है कि नाटक एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर इस भूमि में उभरा हुआ है। तो अब जैसे कि मैं महाराष्ट्र के अपने प्रादेशिक नाटक की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आरंभ में व्यावसायिक नाटक के बारे में बताया, लेकिन महाराष्ट्र में समांतर प्रयोगशील नाटक की अपनी बहुत बड़ी परंपरा है, जिसमें थिएटर अकादमी का नाम मैं जरूर लूंगा, जिन्होंने घाशीराम कोतवाल जैसा नाटक एक बड़े संघर्ष के साथ, जब्बार पटेल साहब ने, विजय तेंदुलकर जी का नाटक था घाशीराम कोतवाल, जो कि समाज की इस कुरीतियों पर प्रहार करने वाला एक अपने आप में वो केवल नाटक नहीं था, तो वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रणभूमि की एक रणांगण था। रंगभूमि का उन्होंने रणभूमि बनाया था। उसमें एक सामाजिक उद्देश्य था, उसमें पैसा ये उद्देश्य नहीं था। आप समझ लीजिए प्लीज। उसी तरह छबिलदास जो तलवल हमारे मुंबई की है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे नाटक है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, या फिर पुणे का सुदर्शन रंगमंच हो, या हमारे पुणे के ही प्रसाद जी बनारस से जो हो, जो इंटीमेट थिएटर में उन्होंने डीएनए नाम का नाटक बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। फिर अतुल पेठे जिन्होंने सत्यशोधक जो नाटक किया है महात्मा फुले जी की जिंदगी पर, वो महानिगम के, महानगर पालिका के जो अनपढ़ कर्मचारी थे, उनको लेकर उन्होंने नाटक किया है। तो साथ ही शिवदास घोड़के जैसे लोग हुए। फिर अभी अभिजीत धुंधार नाम का एक युवा दिग्दर्शक है, जिन्होंने लेजिम खेलनारी पोरा जैसी उन्होंने नाटक किया है। तो ये जो नाटक का आंदोलन चला है, मैं आपको बता दूं, और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूं कि नाटक अगर यहाँ जिंदा रखा है, वो केवल जैसे कि यहाँ पर आदरणीय माथुर सर ने कहा कि जो हमारे बीच में नाटक का कीड़ा होता है, इन लोगों ने यहाँ पर नाटक जिंदा रखा है। पैसे के लिए नाटक करने वालों ने नाटक जिंदा नहीं रखा है। नाटक उन्होंने जिंदा रखा है जो नाटक के लिए जीते हैं। नाटक जिनकी सांस है, सांस जिंदगी के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी आवश्यक हमारे जीने के लिए नाटक है, और उसमें पैसे का कोई स्थान नहीं है। ये सही है कि अब व्यावसायिक रंगभूमि से तो मेरा कोई संबंध है नहीं, क्योंकि हम जो करते, जो शौकिया जो व्यावसायिक नाटक करते हैं, वो अपने गांव में केवल अपने प्रोडक्शन का पैसा निकलना, इतना ही उद्देश्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ खिला ठोकने वाला जो बच्चा होता है, वो भी नाटक के लिए आया है, वो पैसे के लिए नहीं आया। जब तक नाटक के लिए वहां पर लोग आएंगे, नाटक के लिए नाटक लिखा जाएगा, नाटक के लिए नाटक किया जाएगा, नाटक के लिए पर्दा खींचने वाला नाटक के लिए खींचेगा, तो ये नाटक यहाँ पर जिंदा रहेगा। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने नाटक जिंदा रखा है, जो गांव के स्तर पर, जो जैसे कि मैं जरूर कहूंगा कि बीकानेर जैसे गांव में सुदेश व्यास जी के नाम का एक आदमी, जिसने ये कहा, वहां पर मैंने सुना था उस राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में, उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव की पहचान नाटक की नगरी के रूप में करवाना चाहता हूं। देखिए, तो ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर पैसा कहाँ आया है? यहाँ तो नाटक एक जीवन हुआ है।
तो ये बात सही है कि जो व्यावसायिक लोग हैं, जो पैसे के लिए नाटक करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बैक स्टेज के लोगों को संभाले, तो जरूर उनके लिए संभाले। अब मैं इस तरफ आता हूं कि जैसे मैम ने जो सवाल पूछा था कि अब क्या होगा, ये इतना डरकर सवाल पूछा गया है कि जैसे कि अब नाटक विधा जैसे खत्म ही होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ये समय नहीं सतीश जी, मैं तो बिल्कुल आशान्वित हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि जब से हम आपने अभी जो जिक्र किया कि जानवर से जब आदमी के स्वरूप में आए, तब से नाटक कलाओं की शुरुआत हुई और अब तक चल रही है और ये चलेगी। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ। विजय जी, हम आपकी राय भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल। एक तो थिएटर जो हम करते हैं, इतने सालों से करते हैं, किसी सरकारी ग्रांट से थिएटर नहीं होता। वो करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके बिना थिएटर चल रहा है। और जिनको सिर्फ पैसा ही करना था थिएटर में, वो सिनेमा में चले गए। एक हाथ दूसरा ऐसा एग्जाम्पल होता है नसीर जी जैसा, जो फिल्म भी करते हैं और नाटक भी होते हैं, क्योंकि जैसे ईश्वर जी साहब ने कहा, वो कीड़ा वो होता है। हमने 31 साल पहले एक सीनियर एक्टर को पूछा था हमारे ग्रुप में, उनकी 100 मील थी और उनका दिन का टर्नओवर 1 लाख का होता था। तो उनको पूछा कि तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो जिसमें 2 महीने लगाते हो रिहर्सल्स में? तो उन्होंने बोला कि 2 महीनों में रिहर्सल में मैं जो कमाता हूँ, वो कितनी लाखों से नहीं कमा पाता। क्या बात? ये जो सेटिस्फेक्शन होता है, ये जो एक ऊर्जा जीने के लिए देता है, ये थिएटर देता है। इसीलिए हम थिएटर करते हैं और इसीलिए थिएटर चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब गड़बड़ी सिर्फ इसके लिए है। और एक अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं है तो मैं उसे शुगुन मानता हूँ, क्योंकि ग्रांट्स मिलते हैं तो वो सब हड़पा के सब पे तामझाम लगा के जो थिएटर होता है, वो थिएटर को हानिकारक। अब प्रॉब्लम इतनी है कि कोरोना तो आ गया, हम थिएटर करेंगे इसलिए अनसर्टिनिटी में है, क्योंकि कोरोना की भी अनसर्टिनिटी है। एक बार वो स्थिर हो जाए कि यार ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, तो उसमें से थिएटर पनप के आ जाएगा। मुझे तो इसके कौन सी स्टाइल में आएगा इसके बारे में मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोसिनियम से लेके रूम थिएटर तक देखा है और किया है। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और जब हमें पता चलेगा बाबा इतना है और इतने में हमें नाटक करना, तो हम ढूंढेंगे। सिर्फ थोड़े से थम से गए इसलिए कि थिंग्स आर नॉट क्लियर जी, कि क्या होगा, कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हो गए, जैसे आप जानते हैं सैनिटेशन और सोशल, लेकिन बाकी क्या हो गए। और पैसों के लिए तो हम थिएटर करते नहीं है। पैसा मिलता है, हमारी उपजीविका बनती है, लेकिन उसके लिए थिएटर, और जो थिएटर के लिए थिएटर करता है वो थिएटर को जिंदा रखेगा, वो मरने नहीं देगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात आपने कही है। पूरी जी, आपकी बातचीत का ये समय। जी हाँ, बोलिए। मैं जरा ऐड करना चाह रहा था कि जयपुर में तो यहाँ रंगमंच हम सक्रिय रूप से कर ही रहे हैं बच्चे, लेकिन राजस्थान के और शहर जैसे उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, यहाँ भी बहुत सक्रिय तरीके से रंगमंच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इतने लोग जुड़े हुए हैं, उधर आपके यहाँ भी सब महाराष्ट्र, बंगाल और ये सब तो बड़े घर हैं, लेकिन जब इतने सारे पागल मिलकर कुछ नई चीज बनाना चाहेंगे तो जरूर कुछ अच्छी चीज बन जाएगी, मैं सोचता हूँ। तो इसलिए हम लोगों को आशान्वित रहना चाहिए। जी बताएं। मैं एक बात बता दूं सर कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के जो साहित्य जो सांस्कृतिक संचालनालय है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर महाराष्ट्र का, वहां पर सर जो स्पर्धाएं होती है उसमें कम से कम हर साल 300-350 बाल नाट्य प्रस्तुत होते हैं सर, और कम से कम 150 फुल प्लेज नाटक प्रस्तुत होते हैं। क्या बात? कम से कम 350-400 बाल नाटक, बच्चों के नाटक जो होते हैं, 350-400 नाटक तो होते ही है, हर साल होते हैं, और कम से कम 100 तो फुल प्लेज नाटक होते हैं। हमारे यहाँ भी जवाहर कला केंद्र ने ज्योति जला रखी है, और अभी तो आजकल सुना है कि देख रहा हूं मैं कि ऑनलाइन डांस सिखाया जा रहा है, बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, पेंटिंग भी चल रही हैं। लेकिन मैं अभी रुचि से बात कर रहा था कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें व्यावहारिक नहीं हैं,
अगर ऑनलाइन ही व्यावहारिक सब नहीं, कुछ बिल्कुल होता तो बिल्कुल सही बात कर अगर रहे हैं सर, मैं अगर सहमत हूँ ऑनलाइन ही सब अगर नाटक होने लग जाएगा तो विश्वविद्यालय कॉरेस्पॉन्डेंस से स्विमिंग सिखाने लग जाएंगे। आप उससे बचिए थोड़ा सा, आप उससे थोड़ा सा बचिए। तो आज ईश्वर का जी, हमारे ईश्वर इस जी, वेबिनार का ऑनलाइन बहुत बढ़िया, बहुत ऑनलाइन बढ़िया। थिएटर को टाइम का ऑनलाइन रिस्ट्रिक्शन थिएटर को हम थिएटर के एक विधा माने, लेकिन उसको नाटक न माने। इट इज नॉट अ नाटक लाइव नहीं माने, एक्सपीरियंस नहीं टेकन बाय वो आर्टिस्ट एंड आप उससे देखिए, आप उससे वैचारिक आदान प्रदान तो कर सकते हैं, आप वैचारिक आदान प्रदान तो कर सकते हैं ऑनलाइन, हाँ, लेकिन ऑनलाइन नाटक करना तो आपको ये फ्लोर तो पे मैंने कहा एक्सपीरियंस कि है, अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, अनुभूति है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति अनुभूति है। हम मैं सहमत हैं इस इस बात चर्चा और परिचर्चा को और आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो रंग जमा है, लेकिन हमारे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, और इस आशा के साथ कि हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे, और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हुए कि थिएटर तो होगा ही, और जैसा कि आप सबने बताया कि राजस्थान में और महाराष्ट्र में और गोवा में किस तरह से सभी कलाकार अपने रंग कर्म में रत हैं, इन सब व्यंजनाओं के बावजूद भी, और संभावनाएं उज्जवल ही हैं। तो इस आशा के साथ कि आगे भविष्य बहुत उज्जवल है, और कुछ नए खोज के साथ, नई विधाओं के साथ, नए तरीके के साथ, और पुरातन जो हमारा साहित्य है और हिस्ट्री है और जिस तरह से हम करते आए हैं, उन सब परंपराओं को समेटते हुए रंग कर्म को हम आगे की ओर ले जाएंगे। तो आप सभी का आभार, ईश्वर दत्त माथुर जी, सतीश मुकेश जी और विजय नायक जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अंत में रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक 4 लाइनें कहना चाहूंगी सब रंग कर्मियों की तरफ से। संध्या रवि ने कहा एक दिन, मेरे बाद मेरा स्थान लेगा कौन, सारा जगत रहा निरुत्तर मौन, तभी एक माटी के दिए ने कहा विनम्रता के साथ, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा मैं नाथ। करूँ तो बिल्कुल। मैं आशा करती हूँ कि हम सब माटी के दिए मिलकर एक दिन बहुत बड़ा सूरज बनाएंगे। धन्यवाद। वाह, जरूर। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। आप सबको आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। प्रवीण जी कि आपने हम सबको ये मौका दिया और एक अच्छी बातचीत निकल कर आई। बहुत साफ बहुत और बहुत प्रैक्टिकल बात सुनने को मिली आप सबके मुख से। प्रिय कुटकुट कैसे हो? किसी भी